नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको लग रहा होगा देखकर कि मैं बैठा हुआ हूँ। बैठने का मतलब यही है कि साथ में कोई और भी बैठे। मैं अकेले रहता हूँ तो राजनीतिक दलों के उम्मीदवार की तरह खड़े रहता हूँ। आज मैं एक ज़रूरी मुद्दे को लेकर आपके बीच में हूँ और हमारे एक मेहमान से बात भी करना चाहता हूँ इस बारे में। वो ये है कि छत्तीसगढ़ में सीबीएसई जो केंद्र का एक बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है, उसने छत्तीसगढ़ के 2 स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी कुछ हफ्ते पहले। उसका ये कहना था कि ये 2 स्कूल डमी एडमिशन दे रहे हैं। जो बच्चे दिन भर पढ़ाई तो करते हैं कोचिंग सेंटर में, कोचिंग की तैयारी करते हैं दाखिला इम्तिहान की, लेकिन उनका एडमिशन और उनकी अटेंडेंस दिखा दी जाती है ऐसे डमी स्कूल में। ऐसे 2 स्कूलों की मान्यता खत्म की है सीबीएसई बोर्ड ने और इनको शायद हाई कोर्ट से भी अभी तक रिलीफ नहीं मिली है। इनकी मान्यता शायद वापस लौटेगी भी नहीं, ऐसा आसार दिख रहा है। लेकिन भविष्य की घोषणा मैं क्यों करूं? ऐसे बहुत से और स्कूल भी हो सकते हैं, कुछ राज्य के बोर्ड वाले भी हो सकते हैं, कुछ और किसी बोर्ड के भी हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता। उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। राजीव, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हम मोटे तौर पर यहाँ 2 मुद्दों को लेकर बात करना चाहते हैं। एक जो खबरों में बहुत आया हुआ है डमी स्कूलों का मामला। क्या मामला है डमी स्कूल? ये देखिए क्या होता है, जो स्कूली शिक्षा है पूरे देश की, उसमें 10वीं के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। आप मैथ्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। आम तौर पे क्या होता है, जो साइंस जो मैथ्स या बायोलॉजी लेते हैं बच्चे, वो अधिकांश लोग किसी न किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब इस पूरे व्यवस्था में दिक्कत ये होती है कि जो 11वीं और 12वीं है, उसमें स्कूलों का समय ऐसा है कि बच्चे उसमें समय नहीं दे पाते। ये पिछले कुछ सालों से ये कोटा से शुरू हुआ, धीरे धीरे ये सारी कोचिंग जब पूरे देश में पहुंचने लगी तो इन कोचिंग वालों ने ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी, या तो वो खुद स्कूल खोल लेते हैं, जैसे कोटा में अधिकांश कोचिंग वाले खुद स्कूल खोल लेते हैं। रायपुर और प्रदेश की जो बड़े शहर हैं 2-3, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर, यहाँ ऐसी स्थिति कि वो जो वहाँ पढ़ने वाले सीबीएसई बोर्ड के अधिकांश स्कूलों में वो 11वीं 12वीं बच्चा पढ़ने ही नहीं जाता। और उसका बच्चियाँ जाती हैं क्या? बच्चे मतलब विद्यार्थी समझ लीजिए, कोई विद्यार्थी नहीं जाता, छात्र छात्राएं दोनों नहीं जाते। हाँ, आपने केवल बच्चा कहा तो मुझको लगा बच्ची कहीं कंपटीशन देती ही नहीं है क्या? बल्कि बच्चियां कंपटीशन में बहुत आगे हैं, उनके रैंक बहुत अच्छे हैं, सब जगह कर रही हैं। इससे अलावा जो अपन जिस बारे में बात कर रहे थे, तो होता क्या है कि स्कूल का जो समय इतना ज़्यादा है, उसके कारण जो विद्यार्थी हैं वो स्कूलों में समय नहीं दे पाते, 6 घंटा 8 घंटा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव तैयारी करनी पड़ती है। बहुत अच्छे टीचर चाहिए रहते हैं और जो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेगा, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ेगा और कुछ नहीं पढ़ता। तो ऐसी सब तैयारी के लिए वो स्कूल में समय वेस्ट नहीं करना चाहते। और उनकी जो अटेंडेंस है स्कूल की, देखिए आपको 12वीं तो करनी है, स्कूल जाना है, तो उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर रहता है वो कोचिंग में पड़ा रहता है। बच्चे वहाँ आते हैं, वहाँ अटेंडेंस लगाते हैं। स्कूल एक तरीके से, जो डमी शब्द है वो ये है कि स्कूल एक तरीके से स्थिर रहता है, वहाँ कोई बच्चा नहीं जाता, पढ़ने भी नहीं जाता। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते समय, जो फाइनल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते समय वहाँ बच्चे जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ तक की शिकायत है सीबीएसई जो पहुँची हैं शिकायतें स्कूलों की, वो ये कि 11वीं में भी एग्ज़ाम नहीं देते बच्चे। ऐसे कैसे? 12वीं जब बोर्ड होता है जो सीबीएसई खुद लेता है, तब बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं। ये जो पूरी स्थिति है पूरे देश में ऐसी हो गई है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी जो नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था, अंडर ग्रेजुएट का, एमबीबीएस की एंट्रेंस हुई थी, उसमें पूरे देश से 25 लाख बच्चे बैठे थे। सबसे ज़्यादा बच्चे पूरे देश में इसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, 25 लाख बच्चे। अब वो 25 लाख बच्चे आप समझ लीजिए, उसमें से कम 18 से 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो इन डमी स्कूलों में पढ़ते होंगे।
इससे क्या हो रहा है कि पूरा जो व्यवस्था है हायर सेकेंडरी स्कूलों की, इसका एक मतलब ये है जो आप बोल रहे हैं कि जो बच्चे कोचिंग सेंटर में नहीं जाते और केवल स्कूलों में ईमानदारी से पढ़ते हैं, जैसा कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं, वो दाखिला इम्तिहान में। हाँ, ये इसलिए है कि बच्चे का जो पढ़ने का समय है वो तो 24 ही घंटा है। 24 घंटे में समझ लिए 16 घंटा, 16 घंटे में अगर वो 8 घंटे स्कूल रहेगा तो उसके बाद उसके पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय रहता है। आपके कहने का ये मतलब लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, केवल दाखिला इम्तिहान का मुकाबला की तैयारी जरूरी है। यही स्थिति है देश में, जो पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है उसमें। और आप इसका थोड़ा समर्थन करते भी लग रहे हैं, इसमें कुछ आपको बुराई नहीं दिख रही है आपकी आवाज से, तो ऐसा लग रहा है। इसके दो पक्ष हैं। मैं थोड़ा सा खुले विचारों वाला हूँ। जो समय की डिमांड है, आप मेरी विचारों से भिन्नता रख सकते हैं। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ मानसिक विकास होता है। बच्चे अगर किसी एक कन्फाइंड चीज़ों में अटक के रह जाएं तो उनका विकास रुक जाता है। लेकिन आप दूसरी चीज़ देखिए कि जीवन यापन की जो सारी एग्ज़ाम हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको कोई स्पेशल कोचिंग देने से ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसमें दोनों पक्ष की बात करता हूँ, बच्चों की भी, पालक की भी, स्कूल की भी और स्पेशल कोचिंग की भी। मेरा मत इसमें यह है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा मत इसमें यह है कि सारे बोर्डों को, सारे शिक्षाविदों को, सरकार को बैठ के इसका कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे बच्चा कंपटीशन, इसका जो बड़ा नुकसान है प्रत्येक बच्चे के अलावा, आप देखिए इसमें जो बड़ा नुकसान है देश के बच्चों के साथ, आजकल इस चुनाव में बहुत चर्चा है उस बात की, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक तरीके से पैसे वाले लोग अपने बच्चों की अटेंडेंस खरीद रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये गरीब बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। आप बताइए, जो डमी स्कूल हैं वो तो साधारण एडमिशन के जो पैसे लेते हैं उससे ज़्यादा पैसे लेते होंगे। कोचिंग जाने तक के लिए गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं। चुनाव में जो लेवल प्लेइंग फील्ड आप बोल रहे हो, तो ये कुछ ऐसी स्थिति हो गई है क्या? बिल्कुल, कि भाजपा के पास ही पैसा है, बाकी पार्टियों के पास पैसा नहीं रह गया है। ऐसा ही तो जो कोचिंग वाले बच्चे हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास कोचिंग है, वो भाजपा हो गया, और बाकी लोग जो हैं दूसरी पार्टियां हो गई, ऐसा है। तो जब आप कोचिंग में, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखेंगे तो आप कैसे तय कर रहे हैं कि ये बच्चा सही है, बच्चा गलत है? आप या तो कोचिंग बंद करिए या सारे बच्चों को सुविधा दीजिए। अगर आप वो सुविधा नहीं दे सकते कि सिर्फ बच्चा जाके कोचिंग पढ़े, स्कूल ना जाए, तो ये तो गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी है। ये पूरी तरह से गैर बराबरी की व्यवस्था कायम हो गई है। बिल्कुल, इसका कोई आसान इलाज नहीं है। आसान इलाज सरकारें करना नहीं चाहती, आसान इलाज है इसका। लेकिन सरकार, या तो आप बंद कर दो सबके लिए, या आप सबके लिए खोल दो। आपने सिर्फ 2 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की, मैं उस कार्रवाई के नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की 2 स्कूलें थी, बाकी तो देश की और भी बहुत 20 स्कूलें थी, 20 स्कूलें थी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आज मैं तो पूरे प्रदेश को देख रहा हूं, एक एक स्कूल में लगभग मेरी नज़र है, ऐसे 2 CBSE के लगभग 500 स्कूल होंगे छत्तीसगढ़ में। ज़्यादा अधिकांश जो है ये 3 शहरों में है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर। पूरे प्रदेश में कम से कम मैं दावे के साथ बोलता हूँ 150 से ऊपर स्कूल हैं जो डमी एडमिशन दे रहे हैं। ऐसा? बिल्कुल, आप बताइए। और आप ऐसे ही स्कूलों के एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। देखिए, मैं इसमें जब स्कूलों की आलोचना होती है तो मेरा उसमें हमेशा स्टैंड रहा है, समाज में जितने % लोग गलत हैं, उतने स्कूलों में भी है। जैसे पत्रकार अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, बिजनेसमैन अच्छे होते हैं, खराब। आप जो बता रहे हैं इसमें तो 500 में 150 करीब 1/3 बुरे हो गए। आपको देखिए आप कि समाज में हर तबके में 1/3 लोग बुरे हैं। लेकिन इस बुराई की वजह देखिए, आप उसकी वजह पे नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस चीज की डिमांड है। आज पेरेंट आता है, वो बोलता है कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाए। गांजे की भी डिमांड है। अभी यहाँ LSD या दूसरे कई तरह के और नशे के सामान। मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। हम इसके बहुत विरोध में थे। मैं हर स्तर पे बात किया। आखिरी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत सज्जन आदमी थे रायपुर के, मैंने उनको कहा कि सर इसको रोकने का एक तरीका है। 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे से उन्होंने कहा क्या? वो भी चिंतित थे, लगातार शिकायतें हो रही थी, कलेक्टर को हो रही थी।
मैंने कहा कि सर एक जो बहुत बड़ी कोचिंग है यहाँ पर, उसके बाहर आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 2 अधिकारी खड़ा कर दीजिए या किसी भी लेवल के लोगों को खड़ा कर दीजिए। और बस उन बच्चों से पूछे हाँ बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, या विद्यार्थियों से पूछे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, उसका नाम और स्कूल का नाम नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ कल से कोचिंग बंद हो जाएगी। आप मानेंगे नहीं, इतने जिम्मेदार अधिकारी थे वो। मेरे को क्या बोले, राजीव मेरी नौकरी चली जाएगी क्योंकि वहां सब बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप डिमांड खत्म नहीं कर रहे, आप उसको खुली आंखों से देखना नहीं चाहते। दोष इसमें सिर्फ स्कूल का नहीं है। मैं तो इस पूरे डमी स्कूल और इस पूरी कोचिंग में मैं विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूं। आप बताइए वो समय कहां से लाएगा। उसका एक बड़ा जो बहुत साधारण उदाहरण है मैं आपको समझाता हूं। आप 12th में स्कूलों में पढ़वा रहे हैं, आप 12th में उसके इंग्लिश हिंदी के मार्क्स तक नहीं जोड़ते, अच्छा, और उसको पढ़ा रहे हैं आप सीबीएसई इतनी सारी उसमें एक्टिविटी करा रहा है अपने स्कूलों में। तो क्यों करेगा बच्चा? उसको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो क्यों क्राफ्ट में जिसके मार्क से जुड़ना नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं उसको? मैं जब पढ़ रहा था अपने कॉलेज के दिनों में, उस वक्त भी आंदोलन हुआ था, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, और अंग्रेजी के अंक जोड़ना बंद हो गया था। आप पास हो या ना हो वो अंग्रेजी में, आप पीएससी पास हो जाओगे या दूसरे कोर्स में पास हो जाओगे। इसका जो बहुत खराब असर स्कूलों पे जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो अच्छे स्कूल हैं, जो एकेडमिकली बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, स्कूल में एडमिशन की मारामारी रहती है। सुबह 6 बजे से पेरेंट वहाँ प्रोस्पेक्टस लेके लाइन में लग जाते हैं। वो 10वीं के बाद अपनी क्लासें बंद करने की सोच रहे हैं। अच्छा, वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ से एक स्कूल है बड़ा यहाँ पर, उसके यहाँ 150 टीसी गई, दूसरे स्कूल के यहाँ 100 टीसी गई, फिर किसी के यहाँ से 80-90 टीसी गई, जो अच्छे 90% से ऊपर वाले 10th में नंबर थे वो बचे। तो ऐसे स्कूल भी बंद हो रहे हैं। मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप से ये पक्ष है कि आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो बच्चों के पक्ष में हो। आप बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ऐसा कोई रास्ता ना निकले तब तक डमी स्कूल चलाना ठीक है। चलेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। सरकार के पास इतनी ताकत नहीं। सीबीएसई, आप बताइए, सीबीएसई ने 2 स्कूलों पे कार्रवाई की, उनकी रेगुलर शिकायत थी, और वो इतना ज्यादा, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं ना चावल में नमक के बराबर, वो नमक में चावल हो गया था सर। कि 10वीं क्लास में उसके पास 60 बच्चे थे। अब सारी चीज़ें डिजिटल हैं, सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन करनी पड़ती है। स्कूल बच्चों का, जैसे बच्चों का जो सीबीएसई का पैटर्न है, वो 9वीं में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो बच्चा 10वीं जाता है। 11वीं में भी वैसी रजिस्ट्रेशन, उसके बच्चे 10वीं में 60 थे, 11वीं में बच्चे 350 हो गए। तो कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। इसलिए वो फंस गया। इवन जो एक चीज बतलाओ आप, ये हम सारी बातचीत सीबीएसई बोर्ड और उसने जिनको डमी स्कूल मान के रोका है उसी पे है। दूसरे बोर्ड के स्कूल ऐसे नहीं है क्या जिसमें डमी स्कूल हो? नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं आमतौर पे होता ये है कि जो स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे कम होते हैं। वो 11वीं 12वीं में अगर वो स्टेट बोर्ड में ही पढ़ते हैं तो 6वीं के बाद या 8वीं के बाद उनके पेरेंट्स सीबीएसई वगैरह में चले जाते हैं। इसमें जो आने वाला खतरा है, जो सरकारें आंखें मूंदे बैठी हैं, शिक्षाविद आगे, अब क्या हुआ, पूरे देश में एक यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गया। अब बच्चा कॉमर्स में भी चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, आर्ट्स में भी चाहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो फिर वो 11वीं से कोचिंग जाएगा। फिर अब तो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी नहीं मिलेंगे 11वीं में। फिर क्या होगा? आप बड़े स्केल पे अगर देखेंगे तो ये तकलीफ बहुत बड़ी है। जितनी बात आप बोल रहे हैं उसमें मुझको एक चीज लग रही है कि पढ़ाई का जो महत्व था, जो पढ़ना है, अध्ययन है, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं, वो खत्म होते जा रहा है। अब पढ़ाई केवल पास होने के लिए की जा रही है और बाकी तैयारी पूरी की पूरी दाखिला इम्तिहान की हो रही है, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कहीं की हो। ये पूरा ऐसा ही दिख रहा है, यानी जो बुनियाद है उसकी ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ऊपर दीवारें खड़ी कर दें, ऐसा है। लगभग ये स्थिति हो गई है। क्योंकि क्या है, आप उसमें एक पक्ष ये है कि आपको एंट्रेंस जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम से करना है। आपको कोई एग्ज़ाम में का मेरिट बनाना है, उससे प्रवेश देना है।
लेकिन इसके जो दूसरे नुकसान हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। देखिए स्कूल जो होता है वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता, हाँ, वहाँ लोगों से, बच्चों से मिलता है, खेलता है, उसका मानसिक विकास होता है। और 25 लाख बच्चे जो कोचिंग में एक्स्ट्रा करिकुलर तो जीरो हो गया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई वो लोग दाएं बाएं भी नहीं देखते हैं। हाँ, कोई हॉबी नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गया, पूरा जीरो हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर। जो स्कूल की एग्ज़ाम में जो हिंदी अंग्रेजी आपने कहा कि इसके नंबर नहीं जुड़ते, उसकी पढ़ाई पे कोई ध्यान देना ही नहीं है, जो कि भाषा एक बुनियाद होती है बाकी विषय पढ़ने के लिए भी। इसमें मेरा मत ये है कि आप 12 साल भाषा को पढ़ा दिए, हाँ। या तो आप उसको सम्मानजनक स्थान दीजिए अपनी उसमें मार्क्स कार्ड में। हाँ। अगर आप सम्मानजनक स्थान नहीं देते तो बच्चों से क्यों मेहनत करा रहे हैं आप एक्टिविटी क्यों करा रहे हैं आप? मेरा ये ख्याल है कि ये एक्टिविटी वगैरह जो है इसका मार्कशीट से परे भी एक महत्व है। अगर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम कहते हैं, जो मैं स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट करना चाहूँगा, आपके जैसा मैं बार बार लड़का जाता है, पढ़ता है, खाता है ऐसा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लड़कियां भी हैं, अस्तित्व है उनका भी। तो मेरा ये मानना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन एक्टिविटी जो कहते हैं, टीम स्पिरिट जो कहते हैं, इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं किसी मार्कशीट में, लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत दूर तक काम आती है, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप ये देखिए, आपने जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तय कर दिया तो बाकी चीज़ें जो धीरे धीरे उसके कारण बदल रही हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बाइंडिंग बना दी, एक प्रतिबंध लगा दिया कि आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना है, तो कोई भी विद्यार्थी उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ध्यान रख के वो 2-3 साल तैयारी करेगा। अब उसका जो पीछे का डिसएडवांटेज है कि वो स्कूल नहीं जा पाएगा, या दोस्तों के साथ मिल नहीं पाएगा, या दूसरी एक्टिविटी, आप उस पर ध्यान नहीं दिए। मानसिक विकास की आप बहुत बात करते हैं, लेकिन आप जो सामने मानसिक विकास बच्चे का रुक रहा है वो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बैठ के एक बहुत बराबर फ्रेम, जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि IIT JEE जो होता है, उसमें 75% नंबर आपको 12वीं में लाने बहुत जरूरी है। उसके कारण IIT JEE के जो बच्चे रहते हैं, जो मैथ्स लेते हैं, वो स्कूल भी पढ़ते हैं, स्कूल में वो बहुत ज़्यादा जो मिड सेक्शन के विद्यार्थी रहते हैं, जिनको लगता है कि मेरा होगा नहीं होगा, तो कम से कम स्कूल में स्थायी रहते हैं कि स्कूल में नंबर कम मत हो जाए। ये ऐसी कोई आपको, ये नीट में नहीं है ये व्यवस्था। नीट में आपको 50% पाने जरूरी, बस वो तो स्कूल दिलाई देता है कोई तरीके नहीं, स्कूल नहीं दिलाता उसको। थ्योरी जब बच्चा इतना कोचिंग जाता है, इतनी रिगरस पढ़ाई करता है, इतनी मेहनत करता है, तो 50% आ जाता है। 50%। अब एक चीज़ मैं दूसरी आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये तो हो गई कोचिंग की बात। तो कोचिंग का कारोबार जो है पूरे देश के लिए समस्या बना हुआ है। बच्चों के दिल दिमाग पे इतना बड़ा दबाव है कि माँ बाप कर्ज लेके भी कोचिंग में भेज रहे हैं, वहाँ अगर उसके पास होने का नहीं रहता तो खुदकुशी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तनाव में जी रहे हैं। इसका एक आंकड़ा सारे लोगों को, जो माता पिता आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, एक आंकड़ा समझ लीजिए। इसमें 25 लाख बच्चे, मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वो सबसे परफेक्ट उदाहरण है बच्चों के मानसिक दबाव का। 25 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं इस बार 2024 नीट में, जो MBBS की प्रवेश परीक्षा होती है। केवल मेडिकल प्रवेश की है ये सिर्फ, अलग अलग राज्य में उस नर्सिंग भी लेते हैं, लेकिन आमतौर पे वो MBBS की तैयारी रहती है। 25 लाख बच्चे बैठे हैं। सीट कितनी है? 1,10,000। और इस 1,10,000 में भी 50,000 सिर्फ सीट सरकारी है, 60,000 सीटें प्राइवेट हैं, जिनकी फीस ज्यादा है बहुत। 12 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक फीस है। तो देश के मुश्किल से 1% लोग वो फीस दे सकते हैं 4-5 साल तक, बस 1%। बस आप बच्चों को अगर किसी फील्ड में डाल रहे हैं तो माता पिता का भी, जो आप बतला रहे हो कि अगर प्राइवेट स्कूल में मेरिट लिस्ट में कोई आ भी गए बच्चे नीट में, तो ये नौबत आ सकती है कि उनके माँ बाप के पास 12 लाख रुपए देने का ना हो। मैं ऑन कैमरा ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि आपसे हमारे पारिवारिक संबंध में, मैं एक बात शेयर कर दूं। मेरे साथ काम करने वाला एक पिछले समझ लीजिए 22 साल से मेरे साथ है। ये आमतौर पर शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्थितियाँ कितनी ख़राब हैं।
उसकी बच्ची ने इस साल, उसकी बेटी ने 85% स्कोर किया है, और इस बार जब उसने नीट दिया तो बगैर कोचिंग के उसको 200 के आसपास नंबर मिल रहे। उतने में तो सरकारी स्कूल कॉलेज मिलेगा नहीं उसको। अब वो बच्ची मेरी पत्नी के पास आई, वो जो मेरे यहाँ स्टाफ है वो आया, तो हमने तय किया कि हम लोग उसको कोचिंग का पैसा देंगे और इस साल ड्रॉप लेगी। मतलब उसकी अगर आप, ये स्थिति है गरीब के बच्चे के साथ, तो आप समझिए 1.5 लाख रुपए फीस है, कहाँ से देगा वो? जो मेरे यहाँ तनख्वाह पा रहा है 15,000 रुपए, वो 1.5 लाख रुपए पहले तो कोचिंग की फीस कैसे देगा? और मान लीजिए वो 1 लाख में आ भी जाए तो 13 लाख रुपए साल का कैसे देगा? जो पूरी व्यवस्था है देश की, वो इंक्लाइन टुवर्ड्स अमीर हो गई है। मैं भी प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, मेरा भी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये बहुत खराब व्यवस्था है। आप बच्चे के हुनर के साथ उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी व्यवस्था देश की ऐसी हो गई। राजीव, एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं अपन। ये कोचिंग का मुद्दा तो अंतहीन है, क्योंकि देश में ये बात चल रही है कि कोचिंग की व्यवस्था को ख़त्म कैसे किया जाए, एक बराबरी के मुकाबले का माहौल कैसे पैदा किया जाए, चर्चा चल रही है। लोगों का कहना है कि कोचिंग सेंटर, इनकी लॉबी इतनी मजबूत है और तमाम बड़े लोग जो कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं, वही लोग राजनीतिक और सरकारी फैसला, और वही लोग अदालती फैसले लेने वाले लोग हैं। ये उनके वर्ग हित के खिलाफ है कि कोचिंग की व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि कोचिंग के कारण वो अपने बच्चों को आगे ला सकते हैं दूसरे बच्चों से। बड़ा हिस्सा कंपटीशन से अलग हो जाता है गरीबों का। तो जितने लोग फैसला लेते हैं लोकतंत्र में, चाहे वो सांसद हों, चाहे IAS अफसर हों, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इन सबको ये माकूल बैठता है कि कोचिंग की व्यवस्था जारी रहे, ताकि इनके बच्चे जो हैं वो देश के 90% बच्चों के मुकाबले ये आगे रहें। तो ये उनको सूट करता है ये। तो ये कब हो सकेगा, ये कोचिंग की व्यवस्था का क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर और ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। ये बहुत ही व्यापक मुद्दा है जिस पे घंटों बहस होने की एक गुंजाइश है। एक मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूँ। कल छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन के तहत लॉटरी निकाली गई, जो मोटे तौर पर प्राइवेट स्कूल जो हैं महंगे, वहाँ पे बच्चों के दाखिले के लिए है। ये क्या स्कीम है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। आप बतलाओ, आप चूँकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट भी करते हो, क्या योजना है ये? 2009-10 में उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने ये तय किया कि चूँकि पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और अपेक्षाकृत उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, तो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया, एक कानून बना दिया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे, अल्पसंख्यक स्कूल छोड़ के, अल्पसंख्यक स्कूलों को संविधान में एक अलग दायरे में रखा गया, अलग दर्जा है। उन सारे स्कूलों में उनकी बैठक क्षमता या प्रवेश क्षमता का पहली क्लास था, मतलब जो एंट्री क्लास होगी, PP1 हो चाहे क्लास 1 हो, उसका 25% आपको गरीब बच्चों के लिए वंचित समूह, ऐसा लिखा हुआ उस कानून में, वंचित समूह के बच्चों को 25% प्रवेश देना। मान लीजिए मेरे स्कूल में क्लास 1 में, प्राइवेट स्कूलों में आमतौर पे PP1 होता है जो अपन KG1 बोलते हैं, आप 100 बच्चों को प्रवेश देते हैं, तो आप उसमें 75 को ही प्रवेश देंगे, 25 जो राज्य सरकार लॉटरी से निर्धारित करेगी 25 बच्चे उनको देना। और उसकी फीस राज्य सरकार देती है। उसकी फीस राज्य सरकार देगी। हर राज्य में उसकी तय फीस अलग अलग है, लेकिन राज्य सरकारें उसका पैसा देती है। इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा किसी को छूट नहीं है। रेसिडेंशियल स्कूलों को छूट है, जो 100% रेसिडेंशियल स्कूल है, जहां बच्चा शुरू से ही उन्हीं के स्कूल के विद्यार्थी जो है वो उसी स्कूल के अंदर रह के पढ़ता है, उन स्कूलों को और अल्पसंख्यक स्कूलों को छूट है। क्योंकि सरकार उतना हॉस्टल का खर्च नहीं दे सकती। सरकार की अपनी योजनाएं हैं, प्रयास है उनकी, सरकार की अपनी योजनाएं हैं। जो हॉस्टल वाले स्कूल है उनकी अपनी। ये कल जो यहाँ लॉटरी निकली, ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें जो अल्पसंख्यक के नहीं है और जो रेसिडेंशियल नहीं है 100%, उन सब की सीटों के लिए लॉटरी निकली है। तो इसमें जो लोग एप्लीकेशन डालते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए,
वो स्कूल छांट के एप्लीकेशन डालते हैं कि लॉटरी से स्कूल अलॉट होती है? इसकी प्रक्रिया मैं आपको सारी जानकारी शेयर कर देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के लिए भी जो ये इस स्कूलों को अडॉप्ट कर लेना चाहते हैं। हाँ। जब आपका बच्चा 6 साल का होता है या PP1 में 3 साल 4 साल का होता है, हाँ। तब आपको उम्र के हिसाब से, मान लीजिए आप किसी स्कूल में, मैं अपने स्कूल का उदाहरण दे, श्रद्धा पब्लिक स्कूल, मेरे स्कूल में आप अपने विद्यार्थी को प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो उसमें हर जिले में एक गूगल मैप से वो लोकेशन टैग है। जैसे आपने एड्रेस लिखा जो ये रजबंदा मैदान, हाँ। जहां अपन बैठे हैं, हाँ। रजबंदा मैदान के 1 किलोमीटर के आसपास के स्कूल है, वो मैपिंग रहेंगे। जैसे ही आप खोलेंगे, आप अपना एड्रेस डालेंगे तो मैपिंग हो जाएगी कि 1 किलोमीटर के अंदर ये प्राइवेट स्कूल है, इसमें आप नाम डाल सकते हैं। आप जितने स्कूल हैं सबका नाम जो ऑप्शन वाइज डाल सकते हैं। ये सबसे प्रेफरेंस डाल सकते हैं। हाँ। अब जैसे मेरे स्कूल में इस रजबंदा मैदान के आसपास कोई ए स्कूल है, उसमें 25 सीटें हैं। हाँ। लेकिन उसमें एप्लीकेशन जो है वो 50 है। हाँ। तो इसके कारण लॉटरी नियम तय किया गया, क्योंकि आवेदन सीट संख्या से आवेदन संख्या ज्यादा है, तो 25 पहले मेरे यहाँ आएंगे लॉटरी में, उसके बाद वो दूसरे सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, जो अपन काउंसलिंग में जैसा होता है सेकंड। कुल मिला के ये है कि प्राइवेट स्कूल की 25% सीटें गरीब बच्चों से भरती हैं, जिनकी फीस सरकार देती है। इसमें जिन 2 तबकों को एग्जम्पशन मिला है उनको अपन इस बातचीत से अलग कर देते हैं, उनकी चर्चा हो चुकी है। बाकी जितनी स्कूलों हैं इनकी 25% सीटें गरीब बच्चों से भरती हैं, चाहे महंगे से महंगा स्कूल हो, चाहे महंगे से महंगा स्कूल। उनको एंट्री लेवल के क्लास में देना ही है। और एंट्री लेवल के क्लास में देने का मतलब यह है कि वो जब तक स्कूल की क्लास चलते रहेगी 12वीं तक, तब तक उतना % वहाँ पे सीट रहेगी। अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो छोड़ दिए बच्चे वहाँ से तो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अगर पढ़ रहे हैं बच्चे वहाँ पे, तो स्कूल को पूरे 12 साल उनको पढ़ाना है। 12 साल उनको पढ़ाना है। केंद्र सरकार का नियम कक्षा 8वीं तक है। हाँ। और पिछली सरकार ने उसको 9वीं से 12वीं भी कर दिया है। तो PP1 से लेके समझ लीजिए जब तक उसकी स्कूली शिक्षा है वो फ्री है। इसकी फीस जो है बाकी बच्चों जितनी फीस ही सरकार देती है कि कम ज़्यादा देती है? फीस जो अभी 1ली से 5वीं तक की राज्य सरकार इन विद्यार्थियों की दे रही है वो 7,000 दे रही है। 6वीं से 8वीं तक की 11,500 रुपये दे रही है प्रति बच्चा, प्रतिवर्ष प्रति स्कूल को दे रही है, प्रतिवर्ष प्रति बच्चा। और 9वीं से लेकर 12वीं तक की फीस 15,000 है। नहीं, तो जिन स्कूलों की फीस 1 लाख या 1.5 लाख रुपए साल की है, वहाँ पे भी सरकार 7,000 या 8,000 या 10,000 की फीस देती है। इसका नियम ये है कि विचेवर इज लोएस्ट, जो कम है। जैसे ठीक है, समझ गया बात को मैं। अगर प्राइवेट स्कूल जो है उसकी 3,000 फीस है तो सरकार 3,000 देगी, 7,000 भी नहीं देगी। इसमें सामाजिक समस्या कोई आ रही है क्या? जो जैसे संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, 1.5 लाख रुपए स्कूल फीस सालाना, 2 लाख रुपए फीस वाले भी हैं इस शहर में, तो वो तो केवल संपन्न परिवारों के बच्चे वहाँ जाते हैं। गरीब बच्चे जो हैं ये बस का खर्च भी कैसे उठाते होंगे? क्या बस भी इसमें शामिल है? नहीं, बस शामिल नहीं है। बस शामिल नहीं है, लेकिन चूंकि वो मैपिंग होके 1 किलोमीटर के अंदर आता है, इसलिए बस की ज़्यादा समस्या नहीं है। आपने अच्छा बतलाया। दूसरी बात ये है कि ये बच्चे अलग से आइडेंटिफाई हो जाते होंगे क्लास में और स्कूल में कि ये सरकारी फीस से आए हुए बच्चे हैं। आमतौर पे जो बड़े स्कूल हैं वहाँ ये दिक्कत है। इसको हम सरकार को लगातार बोल भी रहे हैं कि जो बहुत महंगे स्कूल हैं, जहाँ के पेरेंट अपने आप को एलीट समझते हैं, वहाँ आमतौर पे जो स्कूल हैं जो मिडिल ग्रेड वाइज समझते, मान लो जो B ग्रेड के स्कूल हैं, B ग्रेड मतलब आमतौर पे जिनकी फीस 25-30 हज़ार है, या स्टेट बोर्ड के स्कूल जिनकी फीस 10,000 के नीचे है, वहाँ ये समस्या नहीं है। आप मानेंगे नहीं, हम हैं प्राइवेट स्कूल के संचालक, लेकिन हमने लिख के दिया सचिव को 2-2, 3-3 बार। इसका इक्वेशन समझिए। ये समस्या जो गहरी तक घुसी हुई है वो इसको हर साल 60,000 बच्चों का प्रवेश हो रहा है। 60,000 सीटें छत्तीसगढ़ में, 60,000 सीटें। अमूमन इतना 2-4-5,000 सीटें खाली रह जाती हैं कि रिमोट के जो स्कूल है उनके या हिंदी मीडियम स्कूलों के। 60,000 हर साल प्रवेश हो रहा है।
14 साल गिन लीजिए, PP1 से लेके कक्षा 12वीं तक। हाँ। अब जो बच्चे जो विद्यार्थी PP1 में प्रवेश लिए थे वो 12वीं तक पहुंच गए पूरे हाँ। देश में। अब उस हिसाब से 8.5 लाख से 9 लाख के बीच शिक्षक के अधिकार कानून के विद्यार्थी इन स्कूलों में होने चाहिए। बिल्कुल। आज की तारीख में प्रेजेंट जो इनका एनरोलमेंट है वो संख्या है 3,80,000, आधे से कम। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, एक तो जो बड़े स्कूलों की समस्या आपने बताई, वहाँ क्या होता है, एक सामाजिक जो है फर्क हो जाता है, फर्क हो जाता है। मैं 2 उदाहरण से समझाता हूँ कैसे फर्क है। मैं अपना उदाहरण खुद एक समझाऊँ। हमारे स्कूल में राइट टू एजुकेशन लागू है। एक हमारे स्कूल में जज साहब का बच्चा था, विद्यार्थी था, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्हीं के घर में काम करने वाले उनकी हाउस हेल्प का बच्चा हमारे यहाँ विद्यार्थी RT में एडमिशन हुआ। अच्छा। अब चूंकि सारे बच्चे जा रहे थे तो उसने कहा कि हमारी, चूंकि ग्रामीण इलाके का स्कूल है तो उसमें हम लोग बस फीस भी ज़्यादा नहीं लेते, तो वो उसने बस में भी एडमिशन करा दिया और बस की बाकायदा हमको फीस देता था। आप मानेंगे नहीं, इत्तेफाक से उस दिन मैं अपने स्कूल में बैठा था। जज तो साधारण आदमी नहीं होता, मैं पढ़े लिखे और साधन संपन्न और ताकतवर 1-2% लोगों में मानिए आप उसको। जज साहब खुद अपनी पत्नी के साथ मेरे पास आए कि ये बच्ची अगर यहाँ पढ़ेगी तो हम अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे। मैं बोला दिक्कत क्या है? बोले हमारे बच्चे के साथ लड़की है, हमारे काम वाली लड़की हमारे बच्चे के साथ बैठ के जाती है, हमारे बच्चे के साथ क्लास में बैठ रही है। ये दिक्कत है इस देश में। मैंने उनसे कहा कि राइट टू एजुकेशन, और आपका स्कूल ग्रामीण इलाके का असल में उनकी मजबूरी, मध्यम वर्ग का स्कूल है, जो रायपुर के सबसे महंगे स्कूल हैं, उनसे बहुत नीचे फीस वाला, नीचे फीस है, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो CBSE स्कूल अकेला था। हाँ। उसकी मजबूरी थी। मैंने उनका कहा कि अगर मैं इस बच्चे को निकाल दूंगा तो मेरी मान्यता रद्द हो जाएगी, आप बचाएंगे? हाँ। नहीं बचाएंगे। 1.5 साल में उनका ट्रांसफर हुआ। एक बगैर नाम लिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। यहाँ का एक बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़े लोग हैं, उनका भी एक स्कूल है। सरकार के किसी अधिकारी में दम नहीं है कि वो जाके स्कूल को चेक कर ले। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वहां शिक्षा के अधिकार कानून के बच्चों को अलग बैठाया जाता है, अलग पढ़ाया जाता है, अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? ये सामाजिक तकलीफ है, आप इसको समझने के तैयार नहीं है। ऐसा स्कूल मैं इन अधिकारियों को कई बार बता चुका हूं कि ऐसा स्कूल है, या तो आप मत लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, अलग अलग कपड़े अलग बैठा रहे हैं, अलग क्लास है, अलग क्लास है, अलग टीचर, ऐसा मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। और चूंकि ये मैं अभी देख रहा था 70, 80, 100 साल या 125 साल पहले के अमेरिका का श्वेत वाला एक काला स्टूडेंट था वहां पे, तो उसको क्लास में दीवार से परे अलग बैठाया गया था। इस देश की समस्या भैया सिर्फ कांग्रेस और भाजपा नहीं, इस देश की समस्या यहाँ के पैसे वाले लोग, यहाँ के ताकतवर लोग भी हैं। तो ये ऐसा स्कूल राजधानी रायपुर में चल रहा है, नाक के नीचे चल रहे हैं इनके, जिसमें RTA में एडमिशन देना मजबूरी है इसलिए दे रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह अलग बैठाया जा रहा है। मैं इस बात का खुलेआम विरोध करता हूँ, बोलता हूँ, अधिकारियों को बोलता हूँ। अधिकारियों की हिम्मत नहीं कि वहाँ जाके जांच कर सकें। ये तो बहुत ही भयानक नौबत आप बतला रहे हो। ये क्या करिएगा बताइए? ये तो मानवाधिकार के खिलाफ है जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ। उसका स्कूल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपका एसोसिएशन भी ऐसे स्कूल को कुछ नहीं करता क्या, कि वो आपके मेंबर ही नहीं है? वो हमारे मेंबर नहीं है, हम चाहते भी नहीं हो हमारे मेंबर बने। इसी एक कारण मैं उनसे ना कभी हमने एसोसिएशन ने मेंबरशिप फीस ली, ना हम उनके संपर्क में रहते। ये जरूर है कि उनको तकलीफ होती है तो वो आते हैं हमारे पास, लेकिन अब चूंकि एसोसिएशन है तो हम मदद अब एक अपन इसको दूसरे नज़रिए से देखें कि सरकार इतने बच्चों की फीस दे रही है। कितने लाख बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में RTE में जो पढ़ रहे हैं? करीब 3,80,000। 3,80,000 कुल जमा बच्चे हैं।
पहली से लेकर पहली से लेकर ऊपर 12वीं तक। हाँ, 3,80,000। इतने बच्चों को एक अपेक्षाकृत शायद थोड़ी बेहतर स्कूलिंग मिल रही है, थोड़े बेहतर स्कूल में जा रहे हैं। ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन हम सरकार को और इसके अधिकारियों को ये बोलते हैं कि आप अभी इसका जो सालाना बजट है, जो सालाना सरकार इस पे खर्चा कर रही है, वो करीब 220 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार। इसमें 60% पैसा, मतलब लगभग 50%, क्योंकि PP1 PP2 भी केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है इनको। वो 6 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चों का पैसा दे। तो PP1 PP2 राज्य सरकार वहन करती है और 9वीं से 12वीं राज्य सरकार वहन करती है। तो 220 करोड़ रुपए अगर आप किसी योजना में रेगुलर खर्चा कर रहे हैं, निरंतर खर्चा है आपका और लाभकारी योजना है, आप इसका सोशल ऑडिट कराइए कि इन बच्चों को क्या लाभ हो रहा है, बच्चे ड्रॉप आउट क्यों ले रहे हैं। आप बार बार स्कूलों पे दबाव डालेंगे बच्चा ड्रॉप आउट, स्कूल वाला कभी भी उस बच्चे को ट्रेस नहीं कर पाएगा। इनकी एक योजना मैं अभी आपसे शेयर कर दूं, बहुत कम लोगों को जानकारी है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक नई योजना लाई है। जैसे आपका आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, वैसे ही स्कूली शिक्षा लेने वाले सारे विद्यार्थियों का पैन नंबर जारी हो रहा है। पिछले साल से जारी होना शुरू हुआ है, उसको परमानेंट एजुकेशन नंबर बोल रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हर बच्चा जो ड्रॉप आउट है या कहाँ गया बच्चा लोकेट कर सकें। ये अच्छी योजना है, इसको हम लोग भी सारे स्कूल, ये पिछले साल से लागू हुई है जी। अच्छा राजीव, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार इतना खर्च कर रही है, 3 लाख 4 लाख बच्चे छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत पढ़ रहे हैं, कुछ फायदा भी हो रहा है क्या इससे? हाँ, फायदा, सोशल ऑडिट जब तक ना हो तब तक आपका क्या तजुर्बा है? देखिए, इसमें मोटे तौर पे आप देखेंगे, जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों की कुछ संख्या को छोड़ के उनको बेहतर शिक्षा मिल रही है। स्कूल लगातार इस पे बहुत काम कर रहे हैं। जैसे मैं बहुत सारे स्कूलों को जानता हूँ कि एक हेसिटेशन होता है, एक हिचक होती है, ये गरीब परिवार के जो पालक रहते हैं उनको, वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में नहीं आते। अच्छा। हमारे स्कूलों ने, बहुत सारे स्कूलों ने, ये मैंने इनको राज्य सरकार को भी इस बारे में इत्तला की है कि इसको लागू करिए आप, और सब स्कूलों को बोलिए, हम तो जितने को बोल सकते हैं बोल ही रहे, वो अलग से इन बच्चों की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कर रहे हैं। अलग करे, क्योंकि बाकी पेरेंट्स हिचकते हैं वो। हाँ, वो पालक हिचकते हैं, बराबरी से आने में झिझकते हैं। और स्कूल में जब आप, हमारे लिए तो वो जो विद्यार्थी है, लेकिन ये भेदभाव की एक नई व्यवस्था चालू नहीं हो जाएगी? बजाय इसके कि उनका हौसला बढ़ा के उनको साथ में बिठाया जाए। उनका हौसला बढ़ा के साथ में बैठाने की कवायद हम कई साल से कर रहे हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो ये कुछ ऐसा नहीं है कि दलित जो हैं या अनुसूचित जाति के लोग जो लेकिन है, हम जो अलग खाने दिया जाए, क्योंकि सवर्ण लोगों के बीच वो सहूलियत लेकिन आप उसका एक पक्ष बता रहे हैं। जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग सबके लिए होती है, उसमें तो वो आते ही हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन ऐसा कोई पेरेंट जो हिचकता है, वो अलग से भी आ सकता, यानी बजाय इसके कि उसको जबरदस्ती इसमें बुलाएं, उसके बजाय उसका आना जरूरी है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो है स्कूली व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कड़ी है। इसलिए कड़ी है कि अगर आप पालक लोगों को नहीं पता होगा कि बच्चों की क्या स्थिति है, तो बच्चे की स्थिति सुधरती नहीं है। एक चीज़ ये बतलाओ आप मुझको कि जो कम फीस वाले स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, जहाँ पे आसपास के बच्चों को गांव कस्बे के स्कूल होगा, सरकारी खर्च पे बच्चे उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसकी फीस मान लीजिए सरकार की निर्धारित फीस से कम है। क्या ऐसे भी स्कूल हैं जो सरकार की इस योजना की वजह से चल पा रहे हैं? जो पूरा आंकड़ा है, पूरे देश का आंकड़ा अभी ये है कि 13 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा में एनरोल्ड हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 8 करोड़ के आसपास सरकारी स्कूल हैं। ठीक, बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में। नहीं, स्कूल बच्चे तो बराबर हैं, लेकिन स्कूलों की संख्या जो है, सरकारी स्कूलों की 3 गुना है हमारे से। हो क्या गया कि जब 2011-12 में ये योजना लॉन्च हुई, तो गांव कस्बे में ऐसे बहुत से स्कूल खुले जो सिर्फ शिक्षा के अधिकार कानून के भरोसे हैं। ऐसे स्कूल, देखिए, वो एक मामला फंसा, मैं आपको फिर उदाहरण के साथ समझाता हूँ। रायपुर में एक स्कूल का मामला फंसा।
बहुत इंटीरियर का, धरसीवां के बहुत इंटीरियर का स्कूल था, बहुत अंदर के गांव का स्कूल था। वो मामला मेरे पास आया, वो स्कूल संचालक मेरे पास आया, बोले कि सर हमको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं बोला क्या कारण है? तो उनका मैं जब नोटिस पढ़ा, स्कूल के कुल छात्र संख्या 500, ठीक, और आरटी में बच्चे थे 400। हाँ, अब वो मामला फंस गया। हाँ, इनका एक नियम है 2015 का कि अगर आपके स्कूल की संख्या में 25% से आपकी छात्र संख्या ज़्यादा हो तो सरकार पेमेंट नहीं करेगी। आरटीई में राइट टू एजुकेशन में अगर 25% से ज़्यादा है, हाँ, तो सरकार उसकी पेमेंट तो नहीं करेगी। सरकार मान लेगी कि आप इसी योजना पे चल रहे हैं। तो 500 से 400 स्कूल थे। अब चूंकि वो प्राइवेट स्कूल था, मैं अधिकारियों के पास गया तो बोले ये नियम है। अब उसमें फिर मैंने निवेदन किया कि ठीक है सर, इसने गलत किया। हाँ, 500 में 400 बच्चे आरटी का पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस जगह इसके बिना स्कूल चलना स्कूल नहीं मुमकिन चल नहीं रहा। है। मैंने उनसे कहा कि मैंने लिख के दिया कि ये 400 में 300 बच्चे इसके पास जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो आप पढ़ाते इसको, कहीं ना कहीं तो पैसा देते। इस तर्क को मान के सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने उसकी पेमेंट कर दी। गांव कस्बे में देखिए जो स्थिति है, सरकारी स्कूलों की किसी से छुपी नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल का प्रतिनिधि हूँ। गांव में बच्चे खाना खा के वापस आ रहे हैं। हाँ, यही हाल टीचरों का भी है। ऐसा सिर्फ मध्याह्न भोजन खा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। बच्चों की कोई एक 8वीं तक के बच्चे को अपने स्कूल अपना नाम लिखना नहीं आ रहा है। इस पे मैं एक अलग से आपको 10 मिनट का नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ कि जो बच्चों की हालत है, विद्यार्थियों की हालत है पूरे देश में। अब है क्या कि गांव कस्बे में जो स्कूल है उस पूरे इलाके का आसरा वही है। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, भले पढ़ाई का लेवल कम हो, गुणवत्ता कम हो, लेकिन सामाजिक जीवन में वो आगे पुश हो रहा है। बच्चा, विद्यार्थी जो है आगे पुश हो रहा है। एक चीज बताओ आप, सरकारी स्कूल में तो मिड डे मील योजना लागू है, तो ये गरीब बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते थे इनको मिड डे मील मिलता। ये प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो मिड डे मील नहीं मिलता इनको। मिड डे मील से वंचित जरूर है विद्यार्थी हमारे प्राइवेट स्कूलों के, लेकिन उनके पालकों को ये लगता है कि कम से कम खाना हम खिला लेंगे, लेकिन पढ़ तो लेंगे। कोई भी 1% भी ऐसा पालक जिसको लगता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, भले वो कर्जा लेके पढ़ाता है, कोशिश करता है वो। ये जो आरटीई के तहत जितने बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, इस लॉटरी में एप्लीकेंट इससे बहुत ज़्यादा हैं क्या? बहुत ज़्यादा है। कितने अनुपात क्या होगा? 1:2 शहरों में अनुपात 1:3 है। जैसे रायपुर में 3 बच्चे इसमें आरटीई में एडमिशन मांग रहे हैं, एक को मिल रहा है। अच्छा। रायपुर में 5200 सीट है। आवेदन हुए थे लगभग 25,000, जिसमें से 13,000 ही आवेदन पात्र माने गए, उनकी ही लॉटरी निकली। अच्छा। अगली बार वो जो कागज उनकी कमी है वो करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए 5,000 और 25,000 ये फर्क है। अच्छा। रायपुर में। और गांवों में जो जैसे कल हमारी जगदलपुर की भी लॉटरी हुई, वहाँ 800 के आसपास सीटें हैं। हाँ। और वहाँ 1500 आवेदन है। अच्छा। लेकिन ज्यादा है आवेदन। जितना बड़ा शहर है उतना अनुपात ज्यादा बस्तियों में रहने वाले। अब एक चीज आप बतलाओ मुझको, आखिरी सवाल आपसे, कि सरकार ये फीस स्कूलों को समय पे देती है कि नहीं देती है? जैसे सरकारी इलाज की जितनी योजना है, नर्सिंग होम को, हॉस्पिटल को, उसका फीस नहीं मिल रहा, वो पेमेंट नहीं मिल रहा सरकार से। नतीजा ये है कि आयुष्मान या कई दूसरी योजना, अस्पताल मना कर दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे इसमें इलाज। स्कूलों में भी ऐसी स्थिति है क्या कि सरकार से फीस समय पे न मिले और स्कूल चलाना मुश्किल पड़ रहा हो, क्योंकि उन्होंने अपने बजट में खर्च रखा होगा, इतना पैसा आएगा वहाँ से? इसमें 2 चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। इस चीज़ के लिए, सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए मैं पिछली सरकार का धन्यवाद, उनके सलाहकारों का धन्यवाद दूंगा और सचिव को भी धन्यवाद दूंगा। पिछले 5 सालों में सिस्टम को इन्होंने बहुत पारदर्शी कर दिया। ये लॉटरी सिस्टम हुआ या हमारे पेमेंट का सिस्टम हुआ, बहुत तकलीफ नहीं है पैसे की। जैसे हमको खींचतान के मिल जाता है। जैसे पिछले साल, इसका ये क्या है, इसका जो पूरा नाम है वो, उसको हम प्रतिपूर्ति राशि बोलते हैं। प्रतिपूर्ति राशि मतलब आप काम करिए उसके बाद पैसा मिलेगा। ठीक।
तो 22-23 का पैसा 200 करोड़ में से 150 करोड़ 130-140 करोड़ हमको मिल चुका है। 50 करोड़ 7 जिलों को बचा है। वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, आचार संहिता चल रही हो, अभी 4 जून के बाद या उससे पहले पेमेंट हो जाएगी पैसा। लेकिन इस सब से परे एक चीज मैं साझा करूं, आप भी अपना उसमें, मैं चाहता हूं आप भी अपना मत दें। ऐसी कोई भी योजना जो सरकार को, आपके चैनल में पहले बोल चुका हूं, जो सरकार को वोट ना दिला सके या नोट ना दिला सके, वो योजना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे आयुष्मान योजना सरकार खत्म कर देगी, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही जो मेरा अंदेशा है, शिक्षा का अधिकार कानून आगामी 2-3 सालों में इस प्रदेश में भी डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसका उदाहरण मैं बता दूं, 3 महीने पहले महाराष्ट्र ने अपने राजपत्र में प्रकाशन कराया है, चूंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है, जिसके नियम राज्य और केंद्र दोनों बताते हैं। केंद्र के शिक्षा के अधिकार कानून को महाराष्ट्र ने डाइल्यूट करने के लिए गजट नोटिफिकेशन किया कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी स्कूल है तो वहां प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश नहीं होगा। उसको, उसके खिलाफ किसी ने रिट याचिका दायर की और वो स्टे हो गया। लेकिन देखिए सरकार निर्णय जरूर कि मंशा जाहिर हो रही है, सरकार उधर ही जाना चाहती है। सरकार क्या है, इससे शिक्षा के अधिकार कानून से डायरेक्ट बेनिफिट जो है सरकार को किसी तरीके से सिस्टम को चूंकि नहीं, तो अभी जो सरकार से प्राइवेट स्कूलों को इन बच्चों के लिए जो नोट देना पड़ता है स्कूलों को, उसमें नोट मिलता नहीं है क्या सरकार नहीं, मैं इसीलिए मैं आपको जब ये वार्ता शुरू हुई तो मैंने आप सरकार को, इस सरकार को धन्यवाद दिया था और सचिव को धन्यवाद दिया था। हमने उस समय के मौजूदा सचिव के साथ बैठ के मैंने कहा कि इसमें 10% खर्चा होता है। उस समय वो बजट 160 करोड़ का था, तो 100 करोड़ का 10% करीब 10 करोड़ रुपए हमको देना पड़ता था। हमारे जैसे स्कूल नहीं देते थे, पैसा आगे पीछे आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 करोड़ में 10% जाता था। उन्होंने, जब हम चर्चा में लगातार बैठते थे तो उस समय कोविड चल रहा था, तो उन्होंने पूछा कि राजीव इसको कैसे पारदर्शी किया जाए। हमने उनसे बैठ के निवेदन किया, मतलब सर सारे जिलों से पूरा डाटा इकट्ठा होता है, स्कूल को इतना पैसा देना, उसका अकाउंट नंबर ये है, उसका ये है, और वो आपके डायरेक्टरेट जाता है। डायरेक्टरेट से हर जिले के लिए किसी का 7 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 15 करोड़ का चेक वापस भेजते हो, फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्यों ना आप उसको डायरेक्टरेट लेवल पे कर दीजिए, वहां तो आईएएस बैठा है, बड़े से बड़े स्कूल वाले की हिम्मत नहीं होगी जाके पैसा दे के रिलीज करे। तो पिछले 2020 से समझ लीजिए, 2020 से इन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया। जैसे 220 करोड़ का भी बजट है, तो चूंकि कुछ स्कूलों का अपडेट नहीं हुआ, कुछ जिलों का, बाकी पूरे जिलों को एक साथ राम श्याम घनश्याम सबको वहां से अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आपका पैसा वैलिड होना चाहिए। ये पारदर्शी सिस्टम, तो उसके कारण ना ये करीब 10 करोड़ रुपए की रिश्वत पूरे सिस्टम से बाहर हो गई। अच्छा, इसलिए ये सिस्टम पारदर्शी हो गया। इसलिए सरकार में बैठे लोगों की दिलचस्पी सीमित हो गई है। लेकिन अभी जो है वो, लेकिन वोट मिल रहा होगा इसके कारण, गरीब लोगों का नहीं मिलता है वोट। क्या है, ये योजना डायरेक्ट बेनिफिट के मुकाबले बहुत कम दिख रही है भाई। अभी जैसे मैं किसी से उदाहरण नहीं देना चाहता, वो योजना भी अच्छी है। लोगों के बच्चे टाई पहन के या यूनिफॉर्म पहन के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, माँ बाप इस बात को भूल जाते हैं क्या साल भर में? देखिए, ये योजना जो है ना, सरकार की दृष्टि से देखें, ये योजना खाने से भी, मैं खाने की जो राइट टू फूड है ना, उसके समकक्ष रखता हूँ इस योजना को। इसलिए कि सरकार के जो सरकारी स्कूल है, आप देख लीजिए, आप उदाहरण के तौर पे नॉर्थ साउथ का डिवाइड देखिए इसमें। वो इतना बड़ा है कि जिन जगह पे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है, वो राज्य देखिए कितने अच्छे हैं। इन सरकारी स्कूलों ने व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि नॉर्थ के स्टेटों में आपको स्किल्ड लोग नहीं मिलते, पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते। लेकिन इसका बच्चे जा रहे हैं स्कूल, इससे सरकार को वोट, मेरे को ऐसा लगता है कि उन लोग बहुत ध्यान नहीं देते। इसके बजाय इन लोग कोई दूसरी चीज पे इतना पैसा खर्चा करके ज्यादा वोट ले लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जहां डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, कैश ट्रांसफर हो रहा है, कोई सामान जा रहा है, कर्ज माफी हो रही है, ऐसा। इससे ये मुझे लगता है कि ये सरकार के और उसके अधिकारियों के दिमाग में कहीं ना कहीं पूरे देश में चलना शुरू हो गया। चलिए राजीव, आपसे 2 मुद्दों पे बहुत जरूरी और बहुत अच्छी बात हुई।
आज की इस बातचीत को हम अंतहीन चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ख़त्म, हर अच्छी चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। एक अच्छे खाने को भी रसमलाई के साथ ख़त्म किया जाता है। जिन दो मुद्दों पे बात हुई है, दोनों ही मुद्दों से अधिकतर लोग जुड़े हुए हैं। एक जो डमी स्कूल चल रही है, कोचिंग की जो समस्या है, बराबरी का मैदान नहीं रह गया है, एक ये। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत सरकारी पैसों से निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या सामाजिक समस्याएं हैं उन स्कूलों की, किस तरीके से, जैसा राजीव ने कहा कि एक जज जो है छोटी सी जगह में, बहुत बड़ी जगह नहीं है इनका स्कूल, जिला मुख्यालय है वो सबसे छोटे ज़िलों में से एक है, वहाँ पर स्कूल है इनका। वहाँ अगर एक जज अपने बच्चे को अपनी काम वाली की बच्ची के साथ एक ही स्कूल में, एक बस में, एक क्लास में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये समाज की एक बड़ी कड़वी हकीकत है। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी अभी वो तस्वीर सामने आई थी, अगर दिखेगी तो हम आपको दिखा भी देंगे। अमेरिका में 100 साल पहले शायद, या 125 साल पहले, जब काले लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनको बैठने का हक मिला, तो क्लास में गोरे बच्चे एक तरफ बैठे थे और दीवार बीच में थी, और उसके बाद एक अकेला काला लड़का बैठा था यूनिवर्सिटी में, अकेला काला छात्र था। कोई प्रोफेसर उसकी तरफ देखते नहीं थे, कोई प्रोफेसर उसके सवाल का जवाब नहीं देते थे, सुनते भी नहीं थे उसकी बातों को, उसकी जुबान भी नहीं थी। वहाँ पे ऐसा भेदभाव था। जो राजीव ने बताया मुझको, उससे वो तस्वीर याद आ गई है। मिलेगी तो आपको दिखा भी देंगे हम अभी। इन दो मुद्दों के बारे में आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। हम अगर केवल अपने अपने बच्चे के सोचने की कोशिश करें, तो हमारी ताकत अगर बच्चों को कोचिंग में भेजने की है, तो हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था जारी रहे, ताकि बिना कोचिंग वाले बच्चे जो हैं वो कम हो जाएं मुकाबले से, और हमारे बच्चे का मुकाबले में आगे आना, कॉलेज में एडमिशन पाना, इसकी संभावना बढ़ जाए। ऐसा एक स्वार्थ पैदा होता है मन में। मेरा ऐसा ख्याल है कि सारे सांसद, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह जो हैं, वो जज, इन सब का ऐसा स्वार्थ है। ये कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों के लिए, इसलिए कोचिंग के खिलाफ कोई कानून बन नहीं रहा है इस देश में। ये एक बात। राइट टू एजुकेशन का जो खतरा राजीव ने बताया है, उसके बारे में भी सोच के चलिएगा। किसी प्रदेश में अगर 1/4 सीटें प्राइवेट स्कूलों की अगर गरीब बच्चों के लिए है, मेरा मानना है ये बहुत बड़ी बात है। ये हो सकता है सामाजिक भेदभाव वहाँ चल रहा होगा, लेकिन बड़ी बात है ये। पूरा का पूरा हिंदुस्तानी समाज जो है भेदभाव के बीच से ही उभर रहा है। यहाँ तो आपको ध्यान है ना, हमारे यहाँ कौन सा एक ग्रंथ था जो बताता था किस जाति के व्यक्ति के कान में शास्त्र वेद किसी का एक शब्द भी चले जाए तो पिघला शीशा भर दो उसमें। हम उसी देश के वासी हैं। वहाँ से हम इन्हीं सामाजिक विरोधाभासों, विसंगतियों के साथ हम आगे बढ़े हुए हैं, उबर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इससे भी उभरेंगे ये बच्चे, इन स्कूलों में पढ़ेंगे और लोगों को समझ में आएगा कि सामाजिक हकीकत ये है, गरीब और अमीर बच्चे को साथ साथ पढ़ना है, चाहे गरीब का पैसा सरकार क्यों न दे। मैं इसको एक क्रांतिकारी योजना मानता हूँ, जिस सरकार ने भी शुरू की होगी। अच्छी योजना है, जिस तरह से कि मिड डे मील, ये अलग है प्रसंग से, लेकिन आपको बतला रहा हूँ। मिड डे मील स्कूल ने स्कूलों में गरीब बच्चों का जाना सुनिश्चित किया, कम से कम जा रहे हैं खाने के लिए। दूसरी बात, अधिकतर जगहों पे कोई बहुत सामंती इलाका होगा उसको छोड़ दें तो हर जात के बच्चे एक साथ बैठ के खा रहे हैं। ये एक सामाजिक क्रांति है, जाति व्यवस्था के बीच जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए। तो राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब बच्चे इन स्कूलों में जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी स्कूल में जो जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है ये। और सामाजिक क्रांति 2010 की योजना में 2024 तक आ जाए, ऐसी क्रांति नहीं आती है। सामाजिक क्रांति में एक एक सदी लग जाती है। बहुत अच्छी दिलचस्प बातचीत हुई है। मुझको लगता है आपके सोचने विचारने का इसमें बहुत कुछ है। दोस्तों के साथ इस बारे में बात जरूर कीजिएगा।
आपको अगर हमारा ये इंटरव्यू, आज का कार्यक्रम, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इंडिया आजकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों को लिंक भी भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, स्कूल कॉलेज की बात हुई है इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को दोपहिया देकर भेजते हैं। एक तो वो गैर कानूनी है। कानून ये कहता है कि जिनके नाम पर दोपहिया है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनको सज़ा भी हो सकती है किसी हादसे की नौबत में। दूसरा ये है, आप जो कुछ मानकर सोचकर अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया दे रहे हैं, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, लेकिन अगर दे ही रहे हैं कम से कम हेलमेट की शर्त जोड़िए। आप अपने बच्चों को जिंदा साबुत देखना चाहते हैं घर पर, मैं जो कह रहा हूँ खतरनाक बात है, मेरे कहे बिना उसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। अपने बच्चों को बिना हेलमेट के गाड़ी मत दीजिए। नाबालिग हैं तो मत दीजिए, लेकिन किसी मजबूरी में, किसी वजह से आप समझौता करके दे रहे हैं तो बालिग रहें नाबालिग रहें, हेलमेट लगाने के लिए कहिए। सिर कम से कम बचे। चालान आपके घर आए अलग बात है, दे देंगे आप, लेकिन सिर बचा रहे उनका, ज़िंदगी बची रहे उनकी। अपने बच्चों को बिना हेलमेट दोपहिया मत दीजिए। फिर मिलेंगे।